तो शुरुआत करते हैं वाक्यों की प्रकृति से। स्रोत सामग्री में पहला प्रश्न है, यदि आप भी मेरे साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इसके विकल्प हैं ए संभावनार्थक, बी इच्छार्थक, सी आज्ञार्थक या डी संकेतवाचक। इसका सही उत्तर है डी यानी संकेतवाचक वाक्य। अच्छा, हाँ, अब समझना जरूरी है कि बाकी क्यों नहीं लागू होते। जैसे पहला विकल्प है संभावनार्थक। हाँ वो गलत है क्योंकि यहाँ कोई संभावना या संदेह नहीं है। हाँ, जैसे शायद बारिश हो वैसा कुछ नहीं है इसमें। बिल्कुल। दूसरा जो इच्छार्थक है वो भी गलत है क्योंकि इसमें कोई आशीर्वाद या शुभकामना नहीं दी जा रही है। और आज्ञार्थक तो वैसे ही बाहर हो जाता है, कोई आदेश तो है नहीं। एकदम सही। तो डी सही है क्योंकि यदि और तो ये एक क्रिया का दूसरे पर निर्भर होना दिखाता है, मतलब एक संकेत है। मतलब जहां एक काम दूसरे के लिए शर्त बन जाए। हाँ, बिल्कुल वही। बहुत बढ़िया। अब इसी भाग का अगला प्रश्न जो है वो काल से जुड़ा है। वाक्य है, वे मेरी सब कथा जानते होंगे। विकल्प है ए संभाव्य वर्तमान, बी संदिग्ध वर्तमान, सी संभाव्य भविष्यत या डी आसन्न भूतकाल। तो इसका उत्तर है बी संदिग्ध वर्तमान काल। ओके, बाकी क्यों नहीं? देखिए, ए जो है संभाव्य वर्तमान वो गलत है क्योंकि ये संभावना से ज्यादा एक अनुमान या संदेह है। अच्छा, मतलब वक्ता को पूरी तरह यकीन नहीं है। हाँ, और सी जो संभाव्य भविष्यत है वो तो पूरी तरह गलत है क्योंकि क्रिया जानते जो है वो वर्तमान की है, भविष्य की बात ही नहीं हो रही है। बिल्कुल। और डी आसन्न भूतकाल भी गलत है क्योंकि काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तो मतलब होंगे लगने से वर्तमान में संदेह आ गया। एकदम सटीक। चलिए अब शब्द शुद्धि की तरफ बढ़ते हैं। हमें शुद्ध शब्द चुनना है। विकल्प हैं ए भगीरथी, बी प्रदर्शनी, सी परीक्षा और डी पृथक। इसमें शुद्ध शब्द केवल सी है, परीक्षा। अच्छा, बाकी सब गलत है। हाँ, ए भगीरथी गलत है क्योंकि सही शब्द भागीरथी होता है। वह पर आ की मात्रा। बिल्कुल। और बी प्रदर्शनी तो बहुत आम गलती है, सही प्रदर्शनी होता है, श पर कोई मात्रा नहीं होती। और डी पृथक, वो तो बिल्कुल सही लग रहा है, हम आम बोलचाल में ऐसे ही लिखते हैं। देखने में लगता है लेकिन मानक रूप में क के नीचे हलंत लगता है, पृथक। ओहो, ये तो बहुत ही सूक्ष्म अंतर था। हाँ, भाषा में यही तो मजा है। अब तद्भव शब्द का एक सवाल है। वायु का तद्भव रूप पूछा गया है। विकल्प हैं ए समीर, बी पवन, सी झक, डी प्राज्ञ या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे हम पर्यायवाची और तद्भव में भ्रमित हो जाते हैं। इसका उत्तर ई है, कोई नहीं। कोई नहीं, क्योंकि ए और बी यानी समीर और पवन वायु के पर्यायवाची जरूर हैं, पर वो तत्सम रूप है, तद्भव नहीं। अच्छा, तत्सम यानी जो संस्कृत से सीधे आ गए हैं। बिल्कुल। और सी झक और डी प्राज्ञ का तो वायु से कोई लेना देना ही नहीं है। बहुत दिलचस्प। अब पर्यायवाची पर ही एक और सवाल है, समुद्र के पर्यायवाची। बताइए। ए में है पयोद और वारिद, बी में है अर्णव, अवधि, वारिश, सी में उदक और तोय और डी में महीधर और अद्री। इसका सही उत्तर बी है, अर्णव, अवधि, वारिश। तो ए वाले शब्द समुद्र के क्यों नहीं हैं? क्योंकि ए वालों के अंत में द वगा है। द मतलब देने वाला, तो पानी देने वाले बादल होते हैं। अरे वाह, ये तो फॉर्मूले की तरह काम कर रहा है। और सी वाले? सी वाले सिर्फ जल के पर्यायवाची हैं, समुद्र की विशालता को नहीं दर्शाते। और डी वाले पर्वत के हैं। तो बी ही बचा। अब एक विलोम शब्द का सवाल लेते हैं, ग्राह्य का विलोम। विकल्प हैं ए त्याज्य, या फिर बाकी विकल्पों में कुछ उपसर्ग लगाकर बनाए गए शब्द हैं, जैसे अग्राह्य। यहाँ ए त्याज्य बिल्कुल सही है। ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य, और त्याज्य मतलब त्यागने योग्य। बिल्कुल। उपसर्ग लगाकर बनाए गए शब्द व्याकरणिक रूप से सबसे सटीक विलोम नहीं होते जब हमारे पास त्याज्य जैसा सटीक मूल शब्द मौजूद हो। सही बात है, काम चलाऊ नहीं बल्कि सबसे उत्तम विकल्प चुनना है। अब व्याकरण के अंगों पर आते हैं। सवाल है कि बहुधा, निरंतर, निदान, आखिर ये किस प्रकार के क्रिया विशेषण है? विकल्प है ए रीतिवाचक, बी स्थानवाचक, सी परिमाणवाचक या डी कालवाचक। उत्तर डी कालवाचक सही है। क्योंकि ये समय बता रहे हैं। बिल्कुल। रीतिवाचक काम का तरीका नहीं बता रहे, हाँ। स्थानवाचक जगह नहीं बता रहे और परिणामवाचक मात्रा नहीं बता रहे।
तो ये सभी समय या आवृत्ति का बोध कराते हैं। अगला है विशेषण, भीतरी, सुडौल, पिघला, उचित। ये क्या है? ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी प्रविशेषण या डी सार्वनामिक। ए गुणवाचक विशेषण सही है। बाकी तो नाम से एलिमिनेट हो रहे हैं शायद। हाँ, संख्यावाचक में गिनती नहीं है, प्रविशेषण विशेषण की विशेषता नहीं बता रहे हैं, और सार्वनामिक सर्वनाम से नहीं बने हैं। तो आकार, स्थिति और गुण बताने वाले गुणवाचक हो गए। एकदम सही। अब सर्वनाम का सवाल, वह जो न करे सो थोड़ा। इसमें जो और सो कौन सा सर्वनाम है? ए अनिश्चयवाचक, बी संबंधवाचक, सी प्रश्नवाचक या डी निजवाचक। बी संबंधवाचक। सही है, क्योंकि जो और सो के बीच एक पक्का संबंध है। बिल्कुल, यहाँ कोई अनिश्चितता नहीं है, ना ही प्रश्न पूछा जा रहा है और ना ही निजवाचक की तरह कर्ता खुद के लिए बात कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब क्रिया पर आते हैं। अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य बताना है। ठीक है। ए लज्जा रही है, बी घबराती है, सी बूंद बूंद से घड़ा भरता है और डी ललचाती हैं। इसमें सी सही है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, क्योंकि बाकी में बाहरी कर्म की जरूरत है। हाँ, ए, बी और डी में क्रिया का प्रभाव किसी कर्म या ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। लेकिन सी में भरना सीधे घड़े के साथ हो रहा है। बिल्कुल, घड़ा ही करता है यहाँ। समझ गया। अब शब्द रचना देखते हैं। ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो। ए स्वागत, बी कठिनतम, सी प्राकृतिक या डी संगत। उत्तर सी प्राकृतिक सही है। इसे कैसे तोड़ेंगे? देखिए, प्र उपसर्ग है, कृत मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। और बाकी? स्वागत में केवल सु उपसर्ग है, कठिनतम में केवल तम प्रत्यय है और संगत में सम उपसर्ग है। बेहतरीन। इसी से जुड़ा अगला सवाल है, सम उपसर्ग किसमें है? हलंत वाले म के साथ। ए समकालीन, बी समय, सी समीर, डी समर या ई कोई नहीं। उत्तर ई है, कोई नहीं। समकालीन क्यों नहीं? देखने में तो लग रहा है। क्योंकि उसमें सम है बिना हलंत के। समकालीन का मतलब है एक ही काल के, और बाकी तीनों तो मूल शब्द है। मतलब ये ट्रिकी सवाल था हलंत की वजह से। अब योगरूढ़ शब्द बताना है। ए जलज और बाकी बी सी डी सामान्य शब्द हैं। यहाँ ए जलज सही है। जलज मतलब कमल। हाँ, योगरूढ़ शब्द वो होते हैं जो यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जल और जर मिलकर विशेष अर्थ देते हैं। पानी में जन्म लेने वाला कमल। बहुत लॉजिकल है। अब आते हैं संधि पर। परमोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ कुछ अजीब सा है, परमो और ओजस्वी। बी है, परम प्लस ओजस्वी। तो यहाँ अ और ओ मिलकर औ बन रहे हैं। बिल्कुल, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। बाकी विकल्प व्याकरणिक रूप से गलत शब्दों के विखंडन है। ठीक है। अब एक स्वर का सवाल। औ स्वर का प्रकार क्या है? ए द्विगुण, बी ऊष्म, सी संयुक्त या डी दीर्घ। सी संयुक्त सबसे सटीक है। दीर्घ क्यों नहीं? बोलने में तो समय लगता है। यद्यपि ये दीर्घ है, लेकिन अ दो स्वरों अ और ओ से मिलकर बना है, इसलिए व्याकरण में इसे मुख्य रूप से संयुक्त स्वर माना जाता है। और द्विगुण या ऊष्म तो व्यंजन होते हैं। एकदम सही। अब हमारी चर्चा का आखिरी सवाल। एक लोकोक्ति है, आगे नाथ न पीछे पगाहा। इसका अर्थ क्या है? ए बाह्य प्रदर्शन, बी न कारण न कार्य, सी किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना या डी मूर्ख धनवान। सी सही है, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। बाकी क्यों नहीं? क्योंकि वे इस लोकोक्ति के अर्थ से मेल नहीं खाते। इसे एक जानवर के उदाहरण से समझें। जिसके आगे रस्सी न हो? हाँ, बिना नाथ या पगाहा के जानवर पूरी तरह आजाद और बिना जिम्मेदारी के होता है। इसे ही इंसानों पर लागू किया गया है। बहुत ही शानदार चर्चा रही।